नमस्कार दोस्तों। आज से मैं जो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, मतलब एक और क्लासेस हमारे चैनल पे आज से आएगी, ऐड होगी। उसे हम लोग कहेंगे भूगोल। मतलब उसे सब भूगोल ही कहते हैं, हम लोग भी भूगोल ही कहेंगे। मतलब आज से हम लोग भूगोल ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भूगोल। भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी क्यों है, क्या है, कैसे है, पहले मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, मैं IIT JEE और नीट की बात अगर ना करूँ तो इसके अलावा आप अगर कोई भी सरकारी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए या फिर सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ, आपका UP BEd का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन में, ठीक। वहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। UP पुलिस का एग्ज़ाम होता है, UPSI का, ठीक। वहाँ पे क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का और BA का, SSC का, PCS का, IAS का, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे हर जगह। मेरे पास एक बुक है, मैं उसे दिखाना चाहूँगा। ये बुक IAS, PCS सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं, NDA, CDS, CAPF, SSC, CPO, UGC, नेट इत्यादि के लिए, मतलब ये जो सिलेबस होगा, ये जो हमारा कोर्स होगा, ये क्लास 9, 10, 11, 12, BA, SSC, PCS, IAS, UP BEd, UPSI, ETC, बहुत सारे तरह के लोग पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्लास मैं क्यों लेके आया, इसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली में क्या है कि ये एक ऐसी क्लास होगी जहाँ पे हम ढेर सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें हम लोग, ढेर सारी बातें कर सकते हैं। जो मैं पहले बता दूं, ढेर सारी चीज़ें ये जान सकते हैं कि जो बहुत सारे, मतलब आप लोग देखोगे तो YouTube पे बहुत सारे भूगोल पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी तरह के चैनल होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कोई नहीं बताता है, जो कोई चैनल वाले नहीं बताते हैं उसे। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट भी, हो सकता है गवर्नमेंट अलाउ ना करती हो, लेकिन मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट अलाउ क्यों नहीं करती है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं कुछ सबसे पहले, अच्छा, भूगोल पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। एक कि एकदम अंदर से शुरू किया जाए, अंदर मतलब जहाँ आप हो, सबसे पहले आप जिस ज़िले में हो उस ज़िले के बारे में जानो, फिर जिस प्रदेश में हो उस प्रदेश के बारे में जानो, फिर जिस स्टेट में हो उस स्टेट के बारे में जानो, फिर आपका जो कंट्री है वो कंट्री के बारे में जानो, फिर कंट्री के आसपास के जो और कंट्री हैं उनके बारे में जानो, और फिर अपने महाद्वीप के बारे में जानो या द्वीप समूह के बारे में जानो, और उसके बाद फिर वर्ल्ड के बारे में जानो, और फिर ब्रह्मांड के बारे में जानो। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। और एक चीज़ होता है कि बाहर से आओ, मतलब पहले ब्रह्मांड जान लो, ब्रह्मांड जानने के बाद फिर जो है पृथ्वी पे आ जाओ, मतलब ढेर सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद पृथ्वी पे आओ, फिर पृथ्वी पे पूरा वर्ल्ड जानो। वर्ल्ड जानने के बाद धीरे धीरे आप नीचे होते चले जाओगे और एक दिन पहुंच जाओगे कहाँ, अपने ज़िले में, अपने जो है अपने गाँव या अपने शहर के आसपास पहुंच जाओगे, जहाँ भी आपको जो जानकारी चाहिए वहाँ। तो हम लोग ना तो ऊपर से शुरू कर रहे हैं ना तो नीचे से शुरू कर रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, हम लोग शुरू करेंगे इंडिया से। इंडिया से हम लोग शुरू करेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया में क्या होता है, कैसे होता है। अभी जैसे आज मैं बहुत बेसिक बातें करूंगा इंडिया के बारे में। जैसे इन भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पे कितने तरीके के वन पाए जाते हैं, कितने तरीके के यहाँ पे फसलें होती हैं, कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, सड़कें कहाँ जाती हैं, रेलवे लाइंस कैसी हैं, यहाँ की परिवहन कैसे हैं, वायु परिवहन कैसा है, जनसंख्या कैसी है, शिक्षा दर कैसी है, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ की कम है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं मृत्यु दर कैसा है, जन्म दर कैसा है, और
कहाँ पे जो है किस हिसाब से जो है बच्चों का बढ़ते हैं घटते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं इंडिया और उसके आसपास के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ इंडिया। पहला पॉइंट जो बताऊँगा वो ये है कि अपना जो देश है ना, ये दो तरीके से घिरा हुआ है। एक, इसे आधे भाग को, जो नीचे का भाग है, ऐसे ये वाला जो क्षेत्र है ये समुंदर से लगा हुआ है, ये सब समुंदर है, ये इधर का इलाका समुद्री इलाका है, ठीक। तो ये वाले जो ये इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। भारत को दो भागों में बांटा गया है, एक मैदानी क्षेत्र है और एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इसके इधर का जो भाग है ये मैदानी भाग है और ये जो भाग है प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय का मतलब जितना भाग जो है पानी से घिरा हुआ है वो भाग आपका प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक। अब बात कर लेते हैं पहले इसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो सब देख लेते हैं। तो भारत जो है 7 देशों से घिरा हुआ है, 7 देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसा किताबों में लिखा है कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, लेकिन मैं हूँ ये है गलत। गलत कैसे गलत? हाँ भाई गलत है। मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। अच्छा, ट्रिक बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले ये जान लेते हैं। अच्छा, फिर अगली चीज़ ये होती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ये सबको याद रहेगा कि 7वां। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 7वां भारत का है तो 8वें नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या 6ठे नंबर पे कौन है, या 3रे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो एक बार कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि 8वें नंबर पे कौन है, क्या पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया, इस तरह की चीज़ें होंगी। एक दूसरा कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसे कैसे याद किया जाए, उनकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल, अपने इंडिया की कैपिटल क्या है, इसमें ढेर सारे स्टेट हैं उनकी कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर एक चीज़ तो हम ये जानते हैं, क्या पड़ोसी देश वही होते हैं जो भारत से लगे हुए हैं एकदम सटे सटे से? क्या यहाँ श्रीलंका जो यहाँ पे ऐसे बना रहता है, क्या ये पड़ोसी देश नहीं है? बिल्कुल है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश, जिसे हम लोग अभी 6 पढ़ेंगे, 7वां नहीं पढ़ेंगे, क्यों अभी बताता हूँ। और ये 7 जो पानी से भी घिरे हुए हैं, 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि क्या हैं, आपकी स्थल सीमा से साझा करते हैं, और 7 ऐसे देश हैं जो आपकी जल सीमा साझा करते हैं, ठीक। मैं पहले ये बात करता हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक जो कहती है वो ये है, लिखा है रक्कूबाई आ, रक्कूबाई आ, ठीक। मैं सारे देश का नाम बताना चाहता हूँ। रक्कूबाई मतलब रूस, रूस, आर से रूस, सी कनाडा, सी चीन। अच्छा, कनाडा और चीन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद रखना 3रे नंबर पे चीन आता है हमेशा, ये बात याद रखना, 3रे पे चीन है, ठीक। यूएसए माने अमेरिका से बना। बी फॉर ब्राज़ील, ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है, ठीक है। फिर ए, ऑस्ट्रेलिया। आ गया अपना इंडिया 7वां नंबर।
रक्कू भाई अ से वैसे ये बड़ा आ ना लिख के यहाँ छोटा लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये देश का नाम है। इस देश का नाम है अर्जेंटीना। ये तो हो गई अपनी कि कौन कौन से देश हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब कौन कौन से देश जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हैं। ठीक, अब दूसरी बात करता हूँ। रक्कू भैया ने इसी में ये पूरा समझ लो अपना ट्रिक चल रहा है ये वाला। अब आगे इसी में लिख लेता हूँ। बचपन में MBA किया। रक्कू भाई ने बचपन में MBA किया। ये बचपन में MBA किया का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, अभी आप देखेंगे कि कैसे समझ में आ रहा है। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हो गए। अब ये वो चीज़ें, वो कंट्री है जो भारत के साथ सीमा साझा कर रही हैं। ये वो कंट्रियां हैं जो भारत के साथ सीमा साझा कर रही हैं। अच्छा, सबसे खास बात है कि ये जो फार्मूला बना हुआ है ये इस हिसाब से है कि जैसे कोई ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो उसी ऑर्डर में लगा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करेगा। सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करने की बात अगर मैं करूं तो बी फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक, बांग्लादेश। ये सभी मैं बताऊंगा कि कितनी लंबाई चौड़ाई है वो जो सीमा साझा कर रहा है, ये सब भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो ट्रिक्स हैं उन्हें पहले सीख लेते हैं। ये दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है वो कौन है? चीन। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी सीमा कौन साझा कर रहा है? चीन। ठीक, फिर 1 2 7 देश है ना। ठीक, यहाँ पे हमारे 2 और निकलेंगे, फिर 3 इधर से। ये कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है इसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक, पाकिस्तान जो है इसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ। फिर एन, नेपाल जो है उसके बाद नेपाल सीमा साझा करता है। अच्छा, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले समय में कौन कौन सा प्रदेश किस किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, कितनी लंबाई चौड़ाई सीमा में साझा हो रही है, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जो ज़रूरी है, जो मतलब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है, वहाँ से पता चल जाएगा कि ये है। फिर उसके अंदर चलेंगे। अभी तो हम लोग बाहर देख रहे हैं कौन कौन सा साझा हो रहा है, फिर अंदर चल के देखेंगे कौन उसके अंदर में घुसेंगे, इंडिया के अंदर में घुसेंगे। अभी तो इंडिया के हम बाहर ही छोड़ते हैं, बाहर से देख रहे हैं। फिर म्यांमार। इसके बाद जो सीमा साझा कर रहा है वो है कौन? म्यांमार। फिर आता है आपका भूटान। जी, भूटान। और जो प्रॉब्लम है वो यही है, अफगानिस्तान। मैं ऊपर लेके चलता हूँ इसे। ये है भैया मेरे, जो मैं बोल रहा था कि 7 कंट्री सीमा साझा करती हैं, वो मेन प्रॉब्लम की जड़ कौन है? ये अफगानिस्तान।
बांग्लादेश से सीमा साझा हो रही है, चाइना से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, नेपाल से हो रही है, म्यांमार से हो रही है, भूटान से हो रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान से नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि 1947 जैसे ही भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उसी के जस्ट कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। और तब उस समय, अभी जब हमला हुआ है उस समय तक जो है, जो कश्मीर वाला हिस्सा है वो इंडिया में नहीं मिलाया गया। अभी इस समय 1947 तक जो है कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, मतलब कश्मीर भारत में नहीं मिला है। कश्मीर जो है वो भारत में नहीं मिलाया गया है आज की डेट तक, 1947 तक। ठीक, 1947 तक ये नहीं मिलाया गया है। और राजा हरि सिंह जो है वहाँ कश्मीर के राजा हैं, और पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा करने के लिए जो है राजा हरि सिंह के ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो राजा हरि सिंह जो है बाद में भारत सरकार से मिलके वो जब देखते हैं कि उनकी सेना हार रही है, उनकी फ़ौजें हार रही हैं और पाकिस्तान अंदर घुसता चला आ रहा है, तो 1947 में ही राजा हरि सिंह भारत सरकार के साथ मिलके जो है वो दस्तखत करते हैं कि वहाँ का एक अपना अलग संविधान होगा, लेकिन वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इस कुछ शर्तों के साथ जो है वो भारत में मिला लेते हैं कश्मीर को। फिर ये इंडियन आर्मी है वहाँ से जाते हैं और ये लोग यहाँ पर इनसे लड़ाई शुरू होती है। ठीक, यहाँ पे होती है। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग काफ़ी अंदर तक घुस आते हैं। ये पाकिस्तानी जो फ़ौज है काफ़ी अंदर तक घुस आती है। और जब ये लोग लगभग कश्मीर पे कब्जा कर चुके थे, उसके बाद इंडियन आर्मी और जो भारतीय फ़ौजें थी, अलग अलग टुकड़ियाँ, अलग अलग दल, सब जो है इस पर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करते हैं, पाकिस्तान से लड़ाई करने लगते हैं। तो पाकिस्तान धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो जाता है। और पूरी तरीके से वो पीछे हट के नहीं जा चुका होता, मतलब वो पूरी तरीके से कश्मीर को खाली नहीं किया था। उसके पहले ही यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने युद्ध विराम के लिए कह दिया। यूनाइटेड नेशन ने उसके पहले ही ये कश्मीर को पूरी तरीके से खाली नहीं किया था। उसके पहले ही यूएन ने क्या कह दिया कि जो है युद्ध अब रोक दिया जाए। युद्ध रोक दिया गया। और भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, अगर मैं ऊपरी हिस्सा बताऊं, ये कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, जो भी है मैं बहुत अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाया हूँ। तो भारत के कुछ ऊपरी हिस्से पे क्या किया, यहाँ से लगभग इस तरह से इतना जो क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र पे किसका कब्जा रह गया? इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा रह गया पाकिस्तान। इस पूरे क्षेत्र पे पाकिस्तान का कब्जा रह गया। वही आजकल टीवी में देखते होंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सारी चीज़, मुजफ्फराबाद, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर बताने लगे हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना है वहाँ पे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है पाकिस्तान के अंदर हलचल बढ़ गई है इस वजह से, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ वो सारी जगहें, इन सारी जगहों पे हैं जो इंडिया के कब्जे में नहीं है। जो बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई थी, रेड क्लिफ ने, एक जो लास्ट में आए थे रेड क्लिफ, उन्होंने अपने नाम पे जो है एक रेखा बनाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअली में वो रेखा ये है, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कहाँ तक कर रखा है? पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है यहाँ तक कब्जा कर रखा है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल तक कब्जा कर रखा है। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये तो अंदर ही है, पाकिस्तान के अंदर में है, और पाकिस्तान यहाँ तक कब्जा कर चुका है। उसके बाद कुछ समय बाद जो है पाकिस्तान ने ये हिस्सा इधर वाला, इसे दे दिया किसे? कुछ चाइना वालों को। पाकिस्तान ने ये भारत का हिस्सा चाइना को दे दिया। और आज हम इस हिस्से को जानते हैं अक्साई चीन के नाम से। इसका नाम है अक्साई चीन। एक्चुअली में यहाँ पर जो है अफगानिस्तान कुछ ऐसा 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन सीमा साझा करता था। इधर कहीं 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन जो भारत के साथ सीमा साझा करता था। कब? 1947 के लड़ाई के पहले, जब ये हिस्सा भारत में हुआ करता था तब। लेकिन आज भी भारत की ज़्यादातर किताबें जो है वो ये बताती हैं कि भारत
7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ। जनरली मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को ये बात नहीं मालूम होगी कि ऐसा भी है कि भारत जो है, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हाँ भाई, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। भारत की इतनी भूमि है उस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। इस हिसाब से बहुत सारी गड़बड़ है। अभी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अभी ठीक हो सकती हैं अगर वैसे ही गवर्नमेंट काम करती रही कि गिलगिट और बाल्टिस्तान का आज टेम्परेचर दिखा रही तो कल कुछ और दिखाए। ठीक, वो सारी चीज़ें तो मैं बाद में बात करूँगा। ये बातें हो गई। अब बात करता हूँ कि ये स्थल सीमा के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा जल सीमा के साथ। जल सीमा साझा कैसे करनी, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। ट्रिक बहुत ज़रूरी है, नोट कर लोगे तो एकदम भूलोगे नहीं, एक बार भी नहीं भूलोगे। किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। जल सीमा कौन साझा करता है, जल के साथ कौन सीमा साझा कर रहा है। जल के साथ देखोगे ना, इधर गुजरात वाले हिस्से में, जहाँ ये गुजरात, जहाँ से ये हिस्सा शुरू हुआ है, गुजरात वाले हिस्से में थोड़ा सा, क्योंकि जब राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान, तो वहाँ पर वो जल के साथ सीमा नहीं साझा करता है। लेकिन जब ये इधर वाले अरब सागर वाले इलाके में आता है तो यहाँ पर ये गुजरात वाले क्षेत्र में, ये इधर अरब सागर है और यहाँ पर ये पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है जल के साथ। मतलब आपकी जो पहली कंट्री हो गई पाकिस्तान हो गई। पाकिस्तान आपकी जल सीमा साझा कर रही है किसके साथ, भारत के साथ। ये रहा भारत और ये रहा पाकिस्तान। मतलब ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, इधर कहीं पे पाकिस्तान का कब्जा है समुद्र पे और इधर वाले क्षेत्र पे हिंदुस्तान का कब्जा है। तो इस हिसाब से भारत और पाकिस्तान जल वाले जो है इनके आपस के सीमाएं हैं। ठीक, नीचे की बात करता हूँ। यहाँ पे कहीं श्रीलंका है और बीच में है समुंदर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतलब अलग करता है भारत और पाकिस्तान को, उसे बोलते हैं पाक जल भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है इसे बोलते हैं पाक जल डमरू। पाक जल डमरू, जबकि ये पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए था। ऐसा लगेगा अभी जैसे पूछ लें कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अलग कर रहा है वो कौन है, पाक जल डमरू है? तो नहीं, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। ठीक हो गया, एक कंट्री दो कंट्री। अब तीसरी, यहाँ ऊपर आ जाओ। इधर ही कहीं पे यहाँ पे भारत के अंदर में ही घुसा हुआ है कौन, बांग्लादेश। तो ये कुछ हिस्से जो है हिंदुस्तान के हुए, ये कुछ समुद्र पे कब्जा हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश मतलब भारत ने सीमा साझा किया किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। इधर ही कुछ समुंदर वाले कुछ हिस्से पे ये रहा म्यांमार। कुछ हिस्से पे किसका कब्जा है, इंडिया का, और कुछ हिस्से पे कब्जा है किसका, म्यांमार का। तो तीसरा मतलब 1 2 3 और चौथा जो पड़ोसी देश हुआ वो कौन हुआ, म्यांमार हुआ। बाकी बच गए 3। एक ये इधर कहीं थाईलैंड यहाँ कहीं पे है, लेकिन इंडिया और उसके बीच में भी पानी वाला बंटवारा हुआ है। तो थाईलैंड अगला जो देश बनता है आपका, थाईलैंड। थाईलैंड आपकी अगली कंट्री बनती है जो इसके साथ सीमा साझा कर रही है। कितना हो गया, 4 5। और छठवीं कंट्री की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है मालदीव। मालदीव
मालदीव जो है वो छठी कंट्री है, वो यहीं कहीं पे जो है थोड़ा सा अंदर में जाके बैठी है मालदीव। तो मालदीव जो है छठवीं कंट्री है जो भारत के साथ सीमा साझा कर रही है। कौन सा? जल सीमा साझा कर रही है, ठीक। और एक कंट्री और बचती है मालदीव। इसके बाद एक और कंट्री बचती है इंडोनेशिया, सातवीं कंट्री, जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत के साथ जल का सीमा साझा करती है, जल सीमा साझा करती है। कौन? इंडोनेशिया। तो ये सारी कंट्रीज़ हो गई जो मैं अभी भारत को केवल लेके चल रहा था। भारत के आउटर की बात करूं तो भारत के साथ इस तरह से अलग अलग कंट्रीज सीमा साझा कर रहे हैं। कहाँ पे सीमा विवाद है, कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें अक्सर पूछ लेता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अगर आप कहीं जाएंगे पेपर देने तो वो जनरली जो है सीमा विवाद वगैरह पूछ लेता है। तो भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है, ठीक। अब मैं लगे हाथ इन कंट्रीज़ की जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल सिटी कहाँ है, कौन है, ये सारी चीज़ें मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर बात करूँ तो सबसे पहले बांग्लादेश, 2, चाइना, 3, पाकिस्तान, 4, नेपाल, 5, म्यांमार, 6, भूटान, 7, अफगानिस्तान, 8, मालदीव, 9, श्रीलंका, 10, इंडोनेशिया, 11, थाईलैंड। और कोई बचा गया? लगभग तो सारे हो गए। तो बांग्लादेश की बात करूं तो ढाका, ढाका जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है। चाइना, बीजिंग, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, नेपाल, काठमांडू, म्यांमार। अच्छा, म्यांमार की जो कैपिटल सिटी है, मतलब जो राजधानी है, वो क्या होता है, कहीं कहीं पे वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखी गई है। वैसे मैं इसे पढ़ता हूँ नेक इडाओ, ऐसा मैं इसे ऐसा पढ़ता हूँ। फिर भूटान, थिम्पू, अफगानिस्तान, काबुल, मालदीव, माली, श्रीलंका, जयवर्धनपुरा कोटे, इंडोनेशिया, जकार्ता, थाईलैंड, बैंकॉक,
तो ये तो हुए हमारी कंट्री के आस पड़ोस के जो अलग हमारे कंट्री के आस पड़ोस में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं और उनकी कैपिटल सिटीज़ कहाँ हैं, कौन कौन सी ऐसे देश हैं जो हमारे देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, जल सीमा साझा कर रहे हैं, थल सीमा साझा कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है, ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और कौन सा, म्यांमार, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो स्थल सीमा साझा तथा जल सीमा साझा दोनों करते हैं। कौन कौन सी? ठीक, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो जल के साथ आपका थल सीमा साझा भी करेंगी। अभी मैं अदर कंट्रीज़ में नहीं जाऊंगा, अब मैं बात करूंगा धीरे धीरे। अब आज पहली क्लास थी इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा इसका और आपको धीरे धीरे पढ़ने में भी मज़ा आएगा। जैसे जैसे अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, एकदम चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, तो पूरा आराम से पढ़ना एकदम बढ़िया। अच्छा, आजकल अभी जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 10 रेलवे ने दिया था एक को, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, इन दोनों में भी जो है ये पूरी तरीके से काम आने वाला है। इन दोनों एग्ज़ाम्स में भी ये पूरी तरीके से काम आने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे इसे बढ़ाते रहेंगे और ये एकदम पहले मैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लेवल में कराऊंगा, फिर इसका लेवल और बढ़ाऊंगा, फिर और बढ़ाऊंगा, फिर और बढ़ाऊंगा, इसी हिसाब से लगातार लेवल बढ़ाता रहूँगा। ठीक, लेकिन पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि अभी छोटा सा सिलेबस रहेगा हमारा, आसान सा, और ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे। एक बार जब छोटी छोटी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो बड़ी चीज़ों को तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा और अच्छा भी लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। पढ़ने में तब मज़ा आता है जैसे कोई छोटी सी चीज़ पूछा का जवाब दे लिए, कोई फिर पूछा फिर जवाब दे लिए, फिर पूछा फिर जवाब दे लिए। तो ऐसे जब जवाब देते रहोगे छोटी छोटी चीज़ों का तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट उसमें जगेगा। लेकिन जब पढ़ोगे तब तो इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए मैं अभी धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। जब आप कुछ दिन इसमें धीरे धीरे हमारे साथ अपना समय बिताएंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, मज़ा आ रहा है, फिर उसके बाद आप पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। मैं कह रहा हूँ कि आप 11, 12 या 9, 10 जिसमें भी हो, फाइनली यार जो 90% नहीं बोल सकता, लेकिन 70% बच्चे वापस जो है लौट कर सरकारी नौकरी के लिए वापस इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हैं। मैं भी जब बीटेक कर रहा था तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे जो है ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जब मैं क्लास 9, 10 में था तो मुझे इतिहास भूगोल में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, मज़ा नहीं आता था पढ़ने में। लेकिन आज क्या हो गया, आज अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया का तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन लगता है तो मैं कहूँगा भूगोल। भूगोल इंटरेस्टिंग तब बनेगा मेरे भाई जब दिमाग में अपने मैप बैठा लो। मैप को एकदम सेट करवा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है, ये भी तैयार करवा दूंगा कि इंडिया का मैप कहाँ है, ये कौन सी कंट्री कहाँ छूती है, मतलब ये सारी एक एक स्टेट के बारे में बता दूंगा। एकदम टेंशन मत लेना, अभी मैं जस्ट बाहर की चीज़ें आज बता रहा हूँ। कल जो है मैं थोड़ा अंदर घुसूँगा, अंदर कितने स्टेट हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, किसको किसको छू रहे हैं, वो बात बताऊंगा, कौन कौन सा स्टेट। फिर उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे, अनाज कैसा पैदा होता है, कहाँ पे किस तरह की मिट्टी होती है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में पूरी तरीके से कराऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखूँगा, नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट चीज़ें करवाऊँगा।
ठीक है। चलिए, और यही चाहूँगा कि यार जब ये सारी चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए यार। देखो कितनी सारी चीज़ें दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं, तो अगर इतनी चीज़ों को बिना किताब उठाए बिना कुछ किए अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो इसका मतलब कि मैं कितना पढ़ा हूँ, क्या क्या किया हूँ, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैं घंटों तक, अभी मैं 3-4 घंटे 5 घंटे नहीं, बहुत कई घंटे तक ऐसे पढ़ाता रहूँ तो मुझे किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए प्लीज़ यार, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने भाई बंधु मित्रों तक पहुँचाइए, ताकि जो है ये आपका अपना अपना चैनल है यार। अभी ऑनलाइन हूँ क्योंकि जो है ये वायरस की वजह से ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, बाकी तो ऑफलाइन आप हमसे मिल सकते हो, ऑफलाइन आके मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर ही कराऊंगा। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट बातें।